Assalamualaikum. So today we are going to start this topic, the chemistry and use of acid, bases and salts. अब एसिड बेसिस का अलग से चैप्टर होता है बुक में, और सॉल्ट्स प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के नाम से ये अलग से चैप्टर होता है. बट राइट नाउ हम लोग ये कंटेंट देख रहे हैं जो कि है कैम्ब्रिज ने अपलोड किया ये सारा कंटेंट. तो हम लोग इसके अंदर ये चारों पॉइंट्स, ये चारों चैप्टर्स, कुछ भी कहा जा सकता है, जिसको हम लोग सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस होंगे. ठीक है. उसके अंदर एक सर्टेन हमने गाइडलाइंस है, या इतनी जो चीजें हैं हमें वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए जो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की जा सकती हैं. फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है. ओके. तो ये एक दफा गो थ्रू करना हुआ तो देख लेना कि क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए या पता होनी चाहिए, बट हम फर्दर नीचे जाके इसको डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो दीज नोट्स आर फ्रॉम अहमद अफजल सर. सर अहमद अफजल, और ये उनका ये इंस्टाग्राम अकाउंट है. आई एम यूजिंग देयर नोट्स बिकॉज दे आर रियली नाइस एंड दे आर रियली हेल्पफुल. सो आई वाज थिंकिंग के व्हाई नॉट स्टडी फ्रॉम दैम. ओके. सो सबसे पहले हमारे पास है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, ये बहुत बड़ा है. लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट. ओके, आई थिंक दिस इज ओके. ओके. सो हमारे पास सबसे पहले एसिड्स. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स इटसेल्फ वो सब्सटेंसेस होते हैं which produces H plus ions. These are called acids. Okay. Substances which produces H positive ions. यानी कि H पॉजिटिव आयंस जो रिलीज करेगा उसको हम क्या कहेंगे? एसिड. एनी सब्सटेंस. जैसे कि हमारे पास HCl है. HCl को हम लोग इसको डिवाइड, अगर इसको टुकड़ों में डिवाइड करें लेट्स से, तो हमारे पास दो डिवीजन होंगी, H पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की. तो जो ये H पॉजिटिव है ये बताएगा कि ये क्या है? एक एसिड है. HCl जो है वो एक एसिड है. सही है. तो ये जितना H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे या कम होंगे वो क्या बताएगा? उसकी बेसिसिटी को. इसको बताएगा बेसिसिटी. क्या स्पेलिंग है ये? बेसिसिटी बताएगा. यानी कि जितना हम लोग देखेंगे जिसके H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, या एक 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 आयन है, ठीक है, एक H पॉजिटिव आयन है, तो हम उसे कहेंगे वो मोनोबेसिक है. मोनोबेसिक यानी कि सिर्फ सिंगल बेसिक. अगर टू हाइड्रोजन आइंस होंगे तो वो डाइबेसिक. थ्री हाइड्रोजन आइंस होंगे तो वो ट्राइबेसिक. यहाँ पे हम देखें HCl की एग्जांपल है. जब HCl जो है, जब उसको हमने H2O में डिसॉल्व किया है, तो वो दो पार्ट डिवाइड हो गए, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव आइंस में आयनाइज हो गया. आयनाइज होके अब ये H पॉजिटिव जो है वो उसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. HNO3 में भी हमने जब उसको डिवाइड किया तो NO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. तो जो एक सिंगल H पॉजिटिव है दैट्स कॉल्ड मोनोबेसिक. H2SO4 में वो SO4 2 नेगेटिव और 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर डाइबेसिक बन गया. फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 था, जो कि जिसको हमने फर्दर कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास ट्राई बेसिक हो गया. तो हम लोगों ने क्या देखा? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑफ एसिड मॉलिक्यूल जो है वो उसकी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. H positive ions responsible for acidic properties. The process of formation H positive ions is called dissociation. यानी कि अगर HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि ये आयोनाइज हो रहा है, या डिसो हाँ ये तुमसे बोला भी नहीं आता. डिसोशिएट डिसोसी डिसो डिसोशिएट होता है. डिसोसिएशन हो रही होती है, जो भी हो रहा होता है, आयोनाइज हो रहा होता है या डिवाइड हो रहा होता है. तो ये जो है हमारे पास मेन इसके अंदर चीज आ जाती है. ओके. बस ये याद, मेन चीजें जो है ये याद होना जरूरी है. मूविंग ऑन, अब हम लोग बेसिस के ऊपर फोकस करते हैं. अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर होती हैं, एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. उन सबको भी हम लोग डिटेल में भी देखने वाले हैं. बट फॉर नाउ दिस इज इट. चलो बेसिस को अगर हम देखें तो बेसिस आर सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज एसिड, या जो हम लोग कह सकते हैं कि वो OH नेगेटिव आयंस भी रिलीज करते हैं, या फिर दूसरे वर्ड्स में कि वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को. न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है? न्यूट्रलाइज करने का मतलब है कि अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज उसको कम कर दे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए. हमारे पास एक पीएच स्केल होता है जो कि 0 to 14 चलता है. 0 to 14 जितना वो और दरम्यान में हमारे पास 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है.
और एसिड हमारे पास 0 पे होता है और बेस हमारे पास 14 पे होता है। तो जितना वो टुवर्ड द 0 होगा उतनी एसिडिटी ही ज्यादा होगी, और जितनी वो 14 की तरफ होगा वो बेसिसिटी ज्यादा होगी। और अगर वो दरमियान में होगा समवेयर ओवर हियर तो वो न्यूट्रल होगा, यानी कि जैसे वाटर होता है। ओके, तो अब अगर हमने कहा कि एसिड जो है वो एच पॉजिटिव आयंस लेते हैं, तो बेसिस क्या करती हैं? बेसिस एसिड को न्यूट्रलाइज करके उसको सेंटर में लेकर आती है। ठीक है, तो ये बेसिस का ये मेन पर्पस है। अब हम लोग देखें, यहाँ पे उसने हमें गिवन दिया हुआ है CuO जो कि एक बेस है, प्लस H2SO4, ये क्या फॉर्म कर रही है? CuSO4, यानी कि एक सॉल्ट फॉर्म कर रही है, साथ में वाटर बना रही है। CuO एक बेस है, साथ में H2SO4 क्या है? एक एसिड। बेस प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह अनदर बेस प्लस अनदर एसिड विल फॉर्म अनदर सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो ये एक बेस, एसिड बेस का जो है ये बेसिक हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो यूज होती है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है याद रखने, कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेस। Na2O, CuO और MgO, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg2 पॉजिटिव होता है ना, हाँ। और उसके अलावा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और कौन से होते हैं मेटल्स, खैर मेरे ज़हन में नहीं इस टाइम आ रहे। जितने भी होते हैं वो सारे ऑक्साइड्स आर बेस। तो अब ये हमारे पास क्या है? CuO है जो कि एक बेस है और उसके अंदर ये इनसॉल्युबल है। पर अब क्या है? Na2O जो कि बेस प्लस अल्कली। ओके, ये मैं पहले बताती हूँ। हमारे पास एक होती है कैटेगराइजेशन एसिड्स और एक होते हैं बेस। बेस के अंदर फर्दर कैटेगराइजेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं, एक को कहते हैं बेस ही और एक को कहते हैं अल्कलाई। एक स्पेसिफिक कैटेगरी को कहते हैं अल्कलाई। अल्कलाई वो होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड कहा जा सकता है। और बेसिस जो होती हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। आप सॉल्युबल को बेस भी कह सकते हो, अल्कलाई भी कह सकते हो, पर इनसॉल्युबल को आप अल्कलाई नहीं कह सकते। इस चीज को याद रखना है, जरूरी है। अल्कलाइज आर सॉल्युबल, अल्कलाइज आर आल्सो बेसिस। तो कुछ लोग कहेंगे ना एसिड एंड अल्कलाई, तो वो एक बेस की स्पेशल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, पर कर वो बेस की ही बात रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने हमें यहाँ पे बताया भी हुआ है, नीचे हम जाते हैं, मैं दिखाती हूँ। तो हमारे पास, अच्छा वैसे हमने नीचे उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, हम नीचे देख लेते हैं। A water soluble base is called alkali. Water soluble base is called alkali. Or substances which produce hydroxide OH negative ions in aqueous solution. जो OH negative ions जो है रिलीज करेंगे, these are alkali. ठीक है, और जो H positive ions रिलीज करेंगे वो क्या है? वो है acids. तो ऑल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कैल्शियम टू बेरियम मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड और वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो कौन कौन से अल्कलाइज होते हैं? सारा ग्रुप 1, जो ग्रुप 1 है वो सारा का सारा मेटल ऑक्साइड है। तो वो जितने भी इसके मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड है ये सारे अल्कलाइज हैं। और बेरियम और मैग्नीशियम को निकाल कर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये जो है ना, कैल्शियम टू बेरियम, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये उसने यहाँ पे हमें गिवन दे भी दिया, इनको याद रखना है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ओके, और जैसे लिथियम ऑक्साइड है डेफिनेटली ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 नहीं ग्रुप 2 में आता है। मुझे ना थोड़ा सा भूल गया एग्जैक्टली, पीरियोडिक टेबल याद नहीं आ रहा, बट this is a base and alkali, this is a base and alkali, this is a base but not alkali. So you can also say that all alkalis are bases but not all bases are alkalis. alkali, alkali कुछ भी कहा जा सकता है, इसको इस तरह से याद किया जाता है। तो ये भी बेस है, जिंक ऑक्साइड बेस है पर अल्कलाई नहीं है। और ओ ओ मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैं प्रॉमिस करी मैंने नहीं पढ़ा था, ये मैंने अभी पहले नहीं पढ़ा था, मैंने खुद से लिखा है।
तो या मैंने खुद से लिखा है, मैंने जैसे देखा नहीं है, अब मैं देख रही हूँ कि वो ये भी वही बात लिखी हुई है, ऑल अल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलाइज। अच्छा, स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा एसिड जो कि आयोनाइज हो जाएगा कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आयोनाइज होगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीटली हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक होता है वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, जैसे CH3COOH, एथेनोइक एसिड। अब ये एथेनोइक एसिड जो है ये हमारे पास कन्वर्ट होगा CH3COO नेगेटिव, साथ में एक H पॉजिटिव में भी। पर ये क्या है, वीक है। ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्शियली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली नहीं होता। क्या होता है, पार्शियली आयोनाइज। ये पार्शियली होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। और इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल यानी कि ये दोबारा से फॉर्म नहीं कर जाएगा, पर यहाँ पर ये दोबारा फॉर्म कर जाएगा क्योंकि ये पार्शियली हुआ होता है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, ये वही उसी चीज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, एसिड विच इनकम्प्लीटली आयोनाइजेस इन aqua solution, या फिर यू कैन आल्सो से which partially ionizes। सो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है तो उसको वीक एसिड कहते हैं, कंप्लीट डिसोसिएशन होती है तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो अब अगर हम लोग फर्दर देखें यहाँ पे, ये देखो, मैं यहाँ ये देख रही हूँ इधर, सिर्फ स्पॉटलाइट का एक फीचर होना चाहिए। अम, चलो अभी मैं हाइलाइटर यूज करती हूँ, लेट्स सी। ओके, सो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन वीक एसिड होता है। नाउ हमारे पास यहाँ पे अगर देखें, ये हमने HCl इसके अंदर डाला, ये HCl है। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। इसमें क्या है, CH3O नेगेटिव है और H पॉजिटिव अभी सिर्फ है। यानी इधर एक इक्वल नंबर के पेयर्स हैं, यहाँ पे इक्वल पेयर्स ही हैं, इसके लिए कुछ है ही नहीं, तो ये इनकम्प्लीटली आयनाइज होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन सिंगल एरो, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन रिवर्सिबल एरो। या फिर और क्यों कंप्लीट डिसोसिएशन किस में होगी, हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में होगी, और इनकम्प्लीट किस में होगी, वीक में। ओके, ये कुछ उन्होंने लिस्ट किए हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और वीक एसिड में हमारे पास कार्बोनिक एसिड है और एथेनोइक एसिड है। CH3COOH जो है वो मोनोबेसिक भी है, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होती है, और ये इसका एसिटिटाइन है या फिर एथेनोइट आइन है। तो ये तो बेसिक वही चीज आ गई ना। मोनोबेसिक क्यों है, मोनोबेसिक इसलिए है क्योंकि इसका सिर्फ H पॉजिटिव रिलीज होता है, सिंगल H पॉजिटिव। ठीक है, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन क्यों है, क्योंकि ये पार्शियली डिसोशिएट होता है, क्योंकि ये एक वीक एसिड है। और जो ये इसका CH3CO नेगेटिव है, इसको हम क्या कहेंगे, ये उसका एथेनोइट आइन है। ओके, मूविंग ऑन, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाई। हमने बेस एसिड की तो देख ली, अब हम लोग बेसिस की देखते हैं, अल्कली की देखते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कली कंप्लीटली डिसोशिएट होगी, वीक अल्कली इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होगी। ऑल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कैल्शियम टू बेरियम मेटल हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग अल्कली। KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, aluminium hydroxide, और जिंक हाइड्रोक्साइड, these two are weak alkalis। KOH, NaOH, COOH twice, ये जो है ना, ये तो बहुत फेमस कॉमन है, जो कि बार बार यूज होते हैं, उनको याद रखने की भी जरूरत है, क्योंकि अक्सर वो सवाल कर ले तो एक फौरन से इंसान के जहन में आंसर आ जाना चाहिए। Now enough about the acid bases, let's move on to salts a bit in detail. So a substance, all H positive ions, acid replaced by of acid replaced by cations। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये Na पॉजिटिव था, ये उसके साथ रिप्लेस हो रहा है। यानी कि HCl था तो Na के साथ किया, तो अब क्या कर रहा है वो, अपने आप को एक्सचेंज कर रहा है प्लेसेस। कह रहा है मैं अलग हो जाता हूँ, तुम सॉल्ट बन जाओ। तो सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में एक फ्रेंड्स बन के सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह H2SO4 प्लस C8 जो है ना, ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। इस तरह से ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉस्फेट बन जाएगा।
ठीक है, ये देखो H पॉजिटिव था, Na पॉजिटिव ने चेंज कर लिया, 2Na पॉजिटिव था, 2H पॉजिटिव ने चेंज कर लिया, Ca2 पॉजिटिव था, 2H पॉजिटिव ने चेंज कर लिया, 3Na पॉजिटिव को 3H पॉजिटिव से, इसी तरह Al3 पॉजिटिव को 3H पॉजिटिव से एक्सचेंज कर दिया गया। इंडिकेटर्स, substances which show different colors at different pH is called indicator। ये इंडिकेटर की लिस्ट और इनकी कलर चेंजेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं और इनको याद होना जरूरी है। फिनोल्फ्थलीन जो है ये हमेशा कलरलेस टू पर्पल या पिंक जाएगा, कलरलेस टू पिंक ज्यादा यूज होता है, पर्पल कम ही लिखते हैं, कलरलेस टू पिंक। और एक मजे की बात भी है कि इसको जब ये लिखा हुआ है इस टेबल को बनाते हुए भी जो एक्चुअली कलर्स हैं उन्हीं कलर से रिप्रेजेंट भी किया गया है। यानी देखो कलरलेस था तो उसने कोई कलर नहीं यूज किया, कलरलेस टू पिंक। फिनोल्फ्थलीन एसिड टू बेस में या एसिड टू अल्कली में कलरलेस टू पिंक जाएगा। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और अल्कली में येलो। लिटमस सॉल्यूशन एसिड में रेड और अल्कली में ब्लू। इसको याद करना बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब एसिड के लिए ऐसे याद रख, ये उसने जो निमोनिक बनाया है दैट्स LAR MAR और PAC। आई डोंट नो ये क्या है, क्योंकि ये नोट्स मेरे नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं आइडिया एग्जैक्टली। लिटमस is, what is A? Oh, okay. Now I got it. So this is litmus in acid red, methyl orange in acids red, phenolphthalein in acids colorless. So lar, mar, pack. ठीक है, lar, mar, pack, litmus acid red, MAR methyl orange acid red और PAC phenolphthalein acid colorless। ओके, इसको इस तरह से याद किया जा सकता है, पर वैसे भी याद होने जाने चाहिए निमोनिक के बगैर भी कि phenolphthalein goes from colorless to pink, methyl orange is in acid is red and in alkali it's yellow, litmus solution in acid is red and in alkali it's blue। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर है which shows हमें जो हमें डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट पीएच दिखाता है। यानी मैंने अभी पीएच स्केल की एक बात की, मैंने कहा 0 to 14 उसकी रेंज होती है, जहाँ पे 0 पे जो हो वो एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा, और जो 14 पे होगा वो मोस्ट बेसिक होगा, जो दरमियान में होगा दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। ओके, सो ये अब हमारे पास इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज है, लेट्स से हमने मिथाइल ऑरेंज को यूज किया, मिथाइल ऑरेंज को यूज करने के बाद अब क्या हुआ, हमारे पास आंसर आया है, हमारे पास रेड कलर आया है, ठीक है। अब रेड कलर आया है इसका मतलब तो हो गया कि ये एसिड है, पर हमें इस एसिड से ये नहीं पता चला कि वो कितना एसिड है। क्या वो नंबर 5 वाला एसिड है जो कि बहुत लीस्ट, बहुत ही कम एसिडिक है, या वो नंबर 0 वाला रेड है, हमें ये नहीं पता चलता। उसके लिए हमें क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हमें डिफरेंट कलर्स बताएगा डिफरेंट पीएच पे, जो कि रेनबो कलर्स होते हैं, उसके अंदर जो रेड होगा वो सबसे ज्यादा मोस्ट, अगर फुल रेडेस्ट होगा तो उसका मतलब है कि वो 0 के करीब है, अगर वो ऑरेंज होगा तो वो थोड़ा सा 1 और 2 के पास है। तो कंपेयर के हमें सिर्फ एक वैल्यूज का पता हो, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू का पता हो, उसके कंपेयर अगर हमें विप ग्योर यानी रेनबो कलर्स में वो डिटेल में हमें नजर आए कलर्स, तो उससे फिर भी आइडिया करना आसान होगा। तो आर इज रेड, ओ इज ऑरेंज, वाई इज येलो, ग्रीन, ये तो विप ग्योर लिखा हुआ है ना, यानी कि इसको रोए भी कहा जा सकता है, जैसे भी कहा जाए। रेड से स्टार्ट होता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, इस तरह से जो है वो कलर के शेड्स नजर आ रहे होते हैं जो कि हमें शो करा रहे हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट का फर्स्ट मेथड अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्टली वी हैव एसिड एंड बेस दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज द बेसिक रिएक्शन के HCl हमारे पास यहाँ पे एसिड है, ये बेस है, इट फॉर्म्स Na, यहाँ से H के साथ रिप्लेस हो जाएगा और जो है वाटर फॉर्म हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर। H2SO4 प्लस CO है तो Ca और SO4 जो है ये आपस में कंपाउंड बना के सॉल्ट बना लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ये सारे सॉल्ट्स ही बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। एसिड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, या फिर एसिड प्लस अल्कली फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। Next we have acid plus alkali will form salt plus water। यहाँ पे अल्कली की जगह हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके,
ये देखो ये भी NaOH है मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिकली एल्कलाइज, तो इस वजह से यहाँ पे अल्कली लिखा हुआ है, एसिड प्लस एल्कली, पर एसिड प्लस बेस वाली ही कंडीशन है ये भी। नेक्स्ट वी हैव एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट में अब हमारे पास सॉल्ट तो फॉर्म होना ही है और वाटर भी फॉर्म होना है, पर कार्बोनेट की वजह से उसके अंदर से CO2 भी जो है वो फॉर्म होगा। तो अगर जब एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर वी आर गोइंग टू हैव थ्री प्रोडक्ट्स, द थ्री प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी सॉल्ट, CO2, like carbon dioxide, and the water itself. And here are some of those examples. You can already see 1, 2, 3, 4 कि जिसके अंदर हमारे पास अगर जैसे ये देखते हैं HNO3 जो है वो MgCO3 के साथ रिएक्ट किया और MgNO3 ट्वाइस उसने बना दिया, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। साथ में ये CO3 तो रिमेनिंग रह गया, इसको तो यूज नहीं किया, तो ये CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में यूज हो जाएगा और एक सिंगल O और ये दो हाइड्रोजन जो है ये फॉर्म कर देंगे वाटर को। Then we have another acid plus metal will form salt plus water. Acid plus metal will form salt plus not water, sorry, hydrogen gas. तो अभी तक 4 पढ़े, acid plus metal will form salt plus H2. Then we did acid plus base will form salt plus water. Then we did acid plus alkali, जिसको मैं दोबारा से यही लिख रही हूँ, that also makes salt plus H2O. And then we saw acid plus metal carbonate that will form salt plus water plus carbon dioxide. Okay? तो अगर चेंजिंग देखा जाए तो सॉल्ट तो फॉर्म होना है, ये चेंजिंग आई है, इन चेंजिंग को भूलना नहीं है, ठीक है, इनको याद रखना है। Now we have to see this reactivity series. ये हमारे पास है सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, AgAu, प्लैटिनम, ठीक है। अच्छा अब H जो है, ये H ये हमने क्या है, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, पर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन का क्या काम, हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें रिएक्टिविटी या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमें पता होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन को भी ऐड कर देते होते हैं, या अगर ना लिखें तो हमें पता होना चाहिए कि वो लेड के नीचे और कॉपर से पहले आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर अगर हमने जब भी रिएक्ट करना होता है एसिड के साथ तो फर्स्ट थ्री हम लोग क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी वायलेंट। देन वी हैव अ मिक्स्ड और mid region from magnesium to iron. It reacts with dilute acid to give salt plus hydrogen. Okay, याद रहे कि हम dilute यूज करते हैं। लेड को हम लोग रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, और ये वाले जो है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो H2SO4 प्लस Cu जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि वो डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट ही नहीं करते। HCl प्लस Ag जो है वो भी नो रिएक्शन, क्योंकि वो तो ये Ag यहाँ पर है ना। H2SO4 प्लस जिंक जो है ये रिएक्ट करेगा, किससे करेगा, रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। ओके, सो दीज वर द रिएक्टिविटी सीरीज, ये बेसिक बेसिक चीजें ताकि एक रिविजन सी हो सके। Okay, acid salt salts, not all hydrogen ions replaced. Okay, अब बताती हूँ। मोनोबेसिक एसिड्स जो होते हैं उनके कोई एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं हो पाता। जो डाइबेसिक एसिड्स हैं उनके 2 एसिडिक सॉल्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो H2SO4 है, वो NaOH के साथ ऐड हो रहा है, तो एक एसिड सॉल्ट क्या बन गया, NaHSO4 प्लस H2O। ओके, तो H2SO4 के साथ एक NaHSO4 के अलावा Na2SO4 भी फॉर्म किया जा सकता है। अब देखो H3PO4 है, ये NaOH के साथ रिएक्ट किया तो एक उसने बनाया NaH2PO4, एक उसने बनाया, अब देखो अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 आइंस ऐड कर दिए तो ये Na2HPO4 बना दिया। अब हमने यहाँ पे 3 आइंस ऐड कर दिए तो ये Na3PO4 भी बना सकता है, ठीक है। तो अब NaH2PO4 जो है उसको हम कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट,
तो HPO4 वाला है उसको कहेंगे डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, फिर डाई सोडियम है ना, टू सोडियम हो गए, Na2 हो गया, यहाँ पे Na था ना, Na था तो सोडियम, Na2 था तो डाई सोडियम, Na3 हो गया तो ट्राई सोडियम फॉस्फेट। यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन अब नहीं रहा तो इसलिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया। सो दिस इज सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, this is disodium hydrogen phosphate, and this is trisodium phosphate. These things are a bit tricky. You can say कि थोड़ा ज़्यादा है हो रहा है, but as you revise, as you will go on, it will get easier. Okay. So now we have oxides. We have four types of oxides: acidic oxides, basic oxides, amphoteric oxides, and we have another one. But let's firstly focus on acidic oxides. सो सच एन ऑक्साइड्स जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में फॉर्म होते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, सो इट इज फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड। अगेन SO2, it reacts with water and it forms H2SO4 SO3. Now we are forming sulfurous acid. And जब SO3 है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, we are able to make sulfuric acid. यानी कि अब अगर हम लोग देखें, जैसे ही हमने उसको फॉर्म किया कि HNO3 और HNO2 के एग्जांपल ही ले लेते हैं। HNO3 है तो we will call it nitric acid, and as we removed one oxygen, एक ऑक्सीजन माइनस किया, so now this is no more nitric acid, this is nitrous. Similarly H2SO4 है तो H2SO4 is called sulfuric acid. बट नाउ अब हमने H2SO3 देखा, जब एक ऑक्सीजन उसमें से माइनस कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, खत्म हो गया या हमने यूज नहीं किया, तो अब क्या फॉर्म हो गया, ये सल्फ्यूरस बन गया। ठीक है, इनके नेम्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर वो पूछेंगे कि अगर H2SO3 क्या है, क्या नेम, इस पे से आपने यहाँ नेम लिखना हो या फिर MCQ में आ जाए, तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। अच्छा, हमें कैसे पता कि एसिडिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स वो सारे ऑक्साइड्स हैं जो कि ग्रुप 5, 6, 7 में आएंगे, या फिर यू कैन ऑल्सो से कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे हमने यहाँ पे भी देखा, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, SO3 है। दीज ऑक्साइड्स विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, अब मैं अगर NaO की बात करूं, सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट एसिडिक ऑक्साइड? No, it is not, because sodium is a metal, and metal oxides will not form acidic oxides, they will form basic oxides, but we are going to look at that later. ठीक है, you can also see this कि इसकी melting point और boiling point जो होता है वो low होता है, ये इसकी एक physical property है। Give me a second, let me load it out. ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स हैं। बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं वो मैंने जैसे पहले बताया, न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड्स को यूज हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है जो H2SO4 के साथ कंबाइन होकर हमारे पास एक सॉल्ट और साथ में वाटर फॉर्म कर रहा है। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड भी जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट और वाटर फॉर्म कर रहा है। फेरस ऑक्साइड, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड होते हैं। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, जैसे NaO हो गया, CuO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड है, और इसमें आयनिक कंपाउंड हो जाए, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि हाई होती है। नेक्स्ट आफ्टर दैट वी हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इटसेल्फ आर समथिंग, ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो कि दे कैन एक्ट एज एन एसिड और एन एल्कलाई, यानी दोनों की तरह का काम करते हैं। ऐसे हैं जैसे चिंपैंजी होता है, ठीक है, नहीं चिंपैंजी की तरह नहीं, चिंपैंजी नहीं, सॉरी, शाम पता नहीं उसको क्या कहते हैं, क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं, जो ट्रिपेंजोल में होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ, वैसे समझाती हूँ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं कि अगर आपके पास एसिड अवेलेबल हैं और आपके पास एम्फो ऑक्साइड हैं, ठीक है, एम्फो ऑक्साइड हैं और आपके पास एसिड हैं, तो वो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाना है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेगा कोई बात नहीं, मैं बेस की तरह आज प्रिटेंड कर लेता हूँ, आज मैं एक्टिंग बेस की कर लेता हूँ और मैं आपके साथ सॉल्ट बना देता हूँ, उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा। अब क्या है, ये सेम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है
अब वो किसी और दिन जो है वो बेस यहाँ पे होती है और वो कहते हैं कि मुझे ना एसिड की जरूरत है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आज एसिड की तरह एक्ट कर लूंगा, तो फिर वो दोबारा से सॉल्ट फॉर्म कर देता है। तो यही काम करता है। अब जिंक ऑक्साइड है बेस, और HCl जो है वो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर दिया। अब जिंक ऑक्साइड जो है ये एसिड भी है, ठीक है, एसिड की तरह रिएक्ट करेगी। अब NaOH के साथ जब रिएक्ट करी अल्कलाई के साथ या बेस के साथ, तो तब भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करी है। हमारे पास ये तीन जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो मोस्ट कॉमन है, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। Al2O3 जो है, अब ये जब अल्कलाई के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है। यही Al2O3 जो है ये हमारा रिएक्ट कर सकता है HCl के साथ, ठीक है, या किसी और एसिड के साथ भी। लिम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दोनों प्रॉपर्टीज को रखता है। और न्यूट्रल ऑक्साइड जो फोर्स होते हैं बहुत सिंपल से होते हैं, ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिनका कोई रिएक्शन नहीं होता, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, NO, these, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वगैरह। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स may be classified as acidic, basic और amphoteric, which sets of oxide is correctly classified? एसिडिक जो है क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक, याद रखें एसिडिक क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। बेसिक्स क्या थे, बेसिक क्या थे, ये थे मेटल ऑक्साइड्स, और दीज कैन एक्ट बोथ। पर हम लोगों ने जो मेन पढ़े हैं वो है जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। अब हमारे पास अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, यस कार्बन, CO2, C जो है वो नॉन मेटल है, C नॉन मेटल है। कॉपर ऑक्साइड नहीं हो सकता क्योंकि Cu जो है वो मेटल है। जिंक भी नहीं हो सकता। बेसिक में कॉपर ऑक्साइड ये डेफिनेटली सही है। Cu जो है हमारे पास एक मेटल है। जिंक ऑक्साइड भी नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन मेटल्स है। और एम्फोटेरिक जिंक ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड नहीं होगा, जिंक ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड नहीं होगा। तो ए आंसर जो है वो इसका बनेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल है, जिंक जो है वो एम्फोटेरिक है। तो बस ये चीज। आयोनिक इक्वेशंस आ रही हैं, ओके। आयोनिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं और इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक फुल इक्वेशन है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने किया है NaCl प्लस, ओ सॉरी NaCl नहीं, NaO प्लस HCl, NaOH है, ठीक है, NaOH प्लस HCl विल फॉर्म NaCl प्लस H2O, बन गया, ठीक है। अब मैं इसको, इसके आइंस बनाती हूँ। ये भी एक्वा स्टेट में है, ये भी एक्वा स्टेट में है, ये भी एक्वा स्टेट में है, और ये लिक्विड स्टेट में है। तो जो लिक्विड स्टेट में होता है वो नहीं होता, वो नहीं होता, आयोनाइज नहीं होता। तब हम क्या करेंगे, इनके आइंस बनाएंगे, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव विल फॉर्म Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब जो दोनों तरफ सेम आइंस है उनको हम, और प्लस H2O, जो दोनों तरफ सेम आइंस है उनको हम कट कर देते हैं, Cl Cl, Na। तो पीछे क्या रह गया, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इज फॉर्मिंग H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आयोनिक इक्वेशन है। यही इक्वेशन जो यहाँ पे सॉल्व भी उसने की हुई है कि HCl प्लस NaOH है, उसके अंदर जो सेम आइंस है उन सेम आइंस को कैंसिल आउट कर दिया है, और हमारे पास रिमेनिंग ये इक्वेशन रह गई। तो ये आयोनिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, आयोनिक इक्वेशन। यानी हम लोग ऐसे करते हैं कि जो दोनों आयन, दोनों इक्वेशंस में, यानी कि इक्वेशन के एंड पे और इक्वेशन से पहले जो सेम आयन्स होते हैं उनको हम लोग कट कर देते हैं, जिसको हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं, जो कि हम लोग रिमूव कर देते हैं। जो बाकी जो रहते हैं हमारे पास वो आयनिक इक्वेशन रहते हैं। और याद रहे कभी भी किसी H2O, CO2, लिक्विड एलिमेंट्स या सॉलिड्स को हम लोग ब्रेक नहीं करते। वी ओनली ब्रेक aqueous, वी ओनली ब्रेक और आयोनाइज aqueous वंस, ओके। अब एक एग्जांपल तो ये थी एसिड और अल्कली की। इसी तरह H2SO4 प्लस 2KOH है, इसको भी जब आयोनाइज किया गया है तो यू कैन सी, मैं इसका कलर वाइट कर देती हूँ। अच्छा देखो ये H2SO4 है, ये 2KOH है, ये K2SO4 है, 2H2 है। H2O तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड हो गया SO4 2 नेगेटिव में, ये डिवाइड हो गया K पॉजिटिव में, ये OH नेगेटिव में और ये K पॉजिटिव में, और इसी तरह ये H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। अब क्या हुआ, SO4 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, K यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो हम पीछे क्या आ गया, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H2O। तो ये इक्वेशन आ गई। तो अब हमें एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि हमने एक ऊपर इक्वेशन ये वाली ली NaCl वाली, और एक H2SO4 वाली ली।
दोनों में हमारे पास जो आयनिक इक्वेशंस हैं वो क्या आई हैं, वो आई हैं सेम। इससे हम लोग ये डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर कभी भी एसिड एक अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो आयनिक इक्वेशन विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड, और वो क्या होगी, ये वाली H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल फॉर्म H2। ये इक्वेशन हमारी बनेगी जब भी एसिड जो है अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा। अब एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है कि वो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब सॉल्युबल कार्बोनेट अगर है, जैसे Na2CO3 है, जैसे सोडियम के सारे जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं सॉल्यूशंस। तो हमारे पास इस जो सोल्युबिलिटी चार्ट है इसको याद करना जरूरी है, अभी शायद आगे भी है, ठीक है हम देखते हैं। इसको जब हमने कैंसिल आउट किया तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है कि H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव विल फॉर्म H2O और प्लस CO2, ठीक है। और याद रहे CO2 को भी ब्रेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गैस है, ये एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह ये एक और इक्वेशन है जिसको आयनिक इक्वेशन में आयनाइज किया हुआ है, यू कैन आल्सो ट्राई इन प्रैक्टिस। मतलब ये इक्वेशन ली और इस इक्वेशन को खुद से अपनी तरफ जो है आयनिक इक्वेशन बनाने की कोशिश की और फिर उसके बाद इसके साथ मैच किया कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो इफ acid reacts with a soluble carbonate, this ionic equation will always be formed। इसको अब याद करने की जरूरत नहीं है कि ये याद कर लूं, इसको सॉल्व करना है, इसके स्टेप्स को याद रखना है कि मकसद क्या है, स्पेक्टेटर आयंस को रिमूव करना है और मेन चीजों को फोकस करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में हमारे पास, क्योंकि ये इनसॉल्युबल है तो ये सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, ये एक्वस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये एक्वस में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली आने की इक्वेशन जो है वो फॉर्म डिफरेंटली होगी। तो इस तरह की जो आयनिक इक्वेशन है ये फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट वी हैव एसिड प्लस मेटल को जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो अब इसको भी, जैसे अब यहाँ पे इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम लोग एक इक्वेशन को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। H2SO4 plus Ca is forming CaSO4 plus H2। अब इसमें क्या है, ये तो गैस है, so इसको तो छेड़ेंगे नहीं। H2SO4 जो है वो H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में डिवाइड हो गया। Ca जो है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये सॉलिड होता है। और उसके बाद CaSO4 जो है वो Ca पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में बन गया, और साथ में प्लस H2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो सेम ही है। तो SO4 2 नेगेटिव से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, H पॉजिटिव प्लस Ca इज फॉर्म्ड Ca पॉजिटिव प्लस H2। इसके यहाँ पे एक्वस बेशक लिख लो, एक्वस सॉलिड, एक्वस और ये गैस। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी फाइनल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जो इनसॉल्युबल होंगे उसके साथ हमें सॉलिड लिखना है और जो सॉल्युबल होंगे उनके साथ एक्वस लिखना है। अब ये आ गया ना सॉल्युबिलिटी का टेबल, अब ये याद रखना है। ऑल द ग्रुप 1 एंड NH4 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। जितने भी हमारे पास हैं ये हमेशा, ऑल द ग्रुप 1 एंड NH4 अमोनियम कंपाउंड्स आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ठीक है। ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 एंड अमोनियम। यानी देखो, हमने यहाँ पे कहते हैं ग्रुप 1 और अमोनियम के जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे सॉल्युबल हैं। यहाँ पे हमने कहा कार्बोनेट सारे ही, CO3 जो है वो सारे ही इनसॉल्युबल हैं। ऑल आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 वाले, यानी इसको हम दोबारा से ट्रू कर रहे हैं, इस वाले के बाद हम दोबारा से करें कि सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल हैं सिवाय ग्रुप 1 के और सिवाय अमोनियम के, ठीक है। ऑल लेड कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के अलावा सारे ही जो है वो इनसॉल्युबल हैं। ऑल हैलाइड्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड, यानी कि Pb और Ag। दीज हैलाइड्स, ये दोनों जो हैलाइड्स हैं ये दीज आर insoluble। Lead nitrate is soluble। नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट इज सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि वो ये इस सेकंड पॉइंट को टेस्टिफाई कर रहा है कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। सही है, बहुत गंद मचा दी है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड एंड ग्रुप 2 फ्रॉम कैल्शियम टू ऑनवर्ड्स, यानी कि हमारे पास PbSO4 इनसॉल्युबल है। हमारे पास कैल्शियम से डाउनवर्ड्स जो है वो सारे भी इनसॉल्युबल हैं। ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये दीज आर, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट दीज। तो दीज आर द, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेज, अगर इसको याद किया जाए, इसको समझ लिया जाए, इसका खुद से एक अपने जहन में एक टेबल बना लिया जाए
इन पॉइंट्स को याद कर लिया जाए तो ये बहुत 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 रिकमेंडेड है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो NaCl है, NaCl किस सॉल्युबल है, क्योंकि ग्रुप 1 का है। CaCl2 जो है ये किस तरह से सॉल्युबल है, क्योंकि ये हलाइड सॉल्युबल है। KOH ग्रुप 1 का सॉल्युबल है, Ba जो है ये ग्रुप 2 में है, और SO4 जो है ये सल्फेट्स की भी हमने बात की थी, ऑल सल्फेट्स आर इनसॉल्युबल इफ ग्रुप 2। ठीक है, बासोफोर और ये सारे अलाउड होते हैं। फिर ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल एंड हलाइड्स आर इनसॉल्युबल विद Ag। ठीक है, बाकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस, इसको बस ये देखो। अभी इस ग्रुप 2 है ना ये सारा बेरिलियम वाला। अब इस ग्रुप 2 में यू कैन सी ये दोनों तो है नहीं, ये लीस्ट सॉल्युबल और ये मोस्ट सॉल्युबल है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, बस ये इतने हमारे पास तीन है। solubility in water increases, solubility in water decreases। ये हाइड्रोक्साइड्स है, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स। हमने बात की ना ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स में जितने कैल्शियम टू जो डाउनवर्ड है, कैल्शियम टू डाउनवर्ड, उसमें solubility अलाउड है। पर अगर जो हमारे पास कैल्शियम टू बेरियम है उसमें solubility कम हो जाएगी। ये सल्फेट्स की बात कर रही हूँ, और वहां पे हाइड्रोक्साइड्स की। तो ये थोड़ी सी सिमिलर चीजें जरूर है, पर इनको याद बार 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 रिवाइज करना होता है अपने आप को। ठीक है, टू सॉल्यूशंस मिक्स्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाएंगे और प्रेसिपिटेट इनका फॉर्म होगा। यानी हमारे पास एक एक्वस फॉर्म है और साथ में एक और एक्वस है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास एक सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। सॉलिड का मतलब है वो प्रेसिपिटेट बन गए। तो ये इस तरह की हमारी जो है आयनिक इक्वेशन शो हो रही है। इधर भी सिमिलर एक और जो एग्जांपल है उससे हमें यही दिखाया जा रहा है कि दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो गया। Now we are going to test for the ions. So identification of ions with the help of precipitations. We have two reagents, aqueous NH3 and aqueous NaOH. Aqueous NaOH जो है हमने एक्सेस में डाला है। ठीक है, ये ना कुछ आइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जैसे लैब में होता है ना काम, ये वो हम लोग कह लो ओरली रिवाइज कर रहे हैं। तो अब हमने एक NaOH हमारे पास जो था वो हमने ऐड किया। अब अब क्या है हमारे पास, पहले एक्वस हमने एक कंपाउंड लिया। ठीक है, उसके अंदर हम लोग NaOH डालते रहे, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, ग्रीन उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। फेरस हाइड्रोक्साइड का जो ग्रीन प्रेसिपिटेट शो हो रहा है ना, ये हमें दिखा रहा है कि हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया, दो सॉल्यूशंस को आपस में रिएक्ट किया, और वो हमें क्या फॉर्म कर रहा है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर भी हमारे पास आयरन जो है वो ग्रीन प्रेसिपिटेट शो कर रहा है। हमारे पास हम लोगों ने दोनों रिएजेंट्स यूज किया, एक दफा एक्वस NH3 और एक दफा एक्वस NaOH। अच्छा, क्योंकि एनाइंस के अंदर हम लोग इन दोनों को यूज कर रहे होते हैं NaOH। अगर जो एग्जाम के लास्ट पे जो टेबल है ना उसको भी देखा जाए तो उस पे भी ये बने हुए हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। लास्ट पेज ऑफ P6 आई थिंक, क्या। ओके, कौन सा कलर मैं यूज करूंगी जो इसमें ना हो, इसमें सारे ही कलर्स हैं ऑलमोस्ट। लेट्स यूज आई डोंट नो, मे बी येलो। ठीक है, तो हमारे पास आइंस हैं ये सारे। ये अब ये उस पर भी लिखे हुए हैं, एग्जाम उस पेज पे भी होंगे, बट इसको याद भी किया जा सकता है, समझा भी जा सकता है। अगर हमने Fe2 पॉजिटिव को रिकग्नाइज करना है तो जब NaOH हम थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे तो वो ग्रीन प्रेसिपिटेट दिखाएगा। अगर हम लोग NaOH मजीद एक्स्ट्रा डाल देंगे तो वो ग्रीन प्रेसिपिटेट ही रहेगा, प्रेसिपिटेट सॉल्व नहीं होगा। Fe3 पॉजिटिव अगर हम लोग NaOH में डालें, तो मैं ना बल्कि एक एक दफा एक एक आयन को पूरा करके दिखाती हूँ। फिर Fe2 पॉजिटिव अगर NH3 में भी डालेंगे तब भी ग्रीन प्रेसिपिटेट शो होगा, और फिर अगर उसको मजीद डालेंगे तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होगा। फिर Fe3 पॉजिटिव को अगर देखना है तो वो रेड रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट रहेगा, और जब उसको मजीद डालेंगे तब भी इंसॉल्युबल रहेगा, और NH3 में भी उसका सिमिलर ही है। कॉपर की अगर बात की जाए तो इसमें ये ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा NaOH में, और एक्सेस डालेंगे तो वो इंसॉल्युबल हो जाएगा। NH3 में भी ब्लू प्रेसिपिटेट दिखाएगा, पर जब आप उसको NH3 एक्सेस में डालोगे तो वो डार्क ब्लू बन जाएगा। ठीक है, पर वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमने अगर एक चीज है उसका ब्लू कलर हो गया, हमने NaOH डाला है, एक अननोन अननोन सब्सटेंस है, ठीक है, अननोन वाटर ये पड़ा हुआ, हमें नहीं पता ये कौन सा अननोन एक्स कंपाउंड है, हमने डाला, इसके अंदर हमने NaOH डाला,
और इसका कलर एकदम से ब्लू हो गया, हमें पता चल जाएगा डेफिनेटली कि ये कॉपर है, कि उसके अलावा अगर देखा जाए लिस्ट में और कोई ब्लू नहीं है और कोई हमें ब्लू नहीं दे रहा, सिर्फ कॉपर है। तो जो कलर्ड कंपाउंड्स है ना, उनको आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इजी। पर जैसे जिंक और एल्यूमिनियम है, इनको बस पढ़ लो, एक दफा समझ लो, इनको याद कर लो एटलीस्ट। जब याद किया होता है ना इंसान ने, तो और जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है तो फौरन से दिमाग में क्लिक होता है, ओ ये वाइट प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो शायद ये जिंक हो या एल्यूमिनियम हो, इन दोनों में से कोई होगा। फिर आप उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है उसको यूज करते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप उसके अंदर, अब आपको पता है कि अगर आप मजीद डालोगे, एक्वस NaOH डालोगे, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेट सॉल्युबल गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन, और इसमें भी सेम यही रिजल्ट है। यानी NaOH डालने का कोई फायदा नहीं है, ये हमें कुछ नहीं बताएगा। फिर आप इसको छोड़ोगे, आप दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट पढ़ोगे। मैं दोबारा बताती हूँ, रुको। मैं कह रही हूँ कि एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ये एक्स कंपाउंड पड़ा है, आपने इसमें NaOH डाला, NaOH डाला, तो ये बन गया वाइट प्रेसिपिटेट। आपने अपने टेबल खोला, मैं इसको इरेज करती हूँ, आपने अपना टेबल खोला और आपने अपने टेबल में जाके देखा, इधर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, इधर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, और इधर भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? अब आपको, चलो आपको ये पता चल गया कि ये कैल्शियम टू पॉजिटिव नहीं है, आपको पता चल गया, जैसे चलो इसके अंदर आपने एक्स डाल दिया, अब एक्सेस ऑफ NaOH डाला है, तो ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो गया, इंसॉल्युबल नहीं रहा। अब इंसॉल्युबल नहीं रहा, इसका मतलब है कैल्शियम तो निकल गया, ये हमने कहा ये सॉल्युबल है, सॉल्व होना शुरू हो गया। अब आप क्या करोगे, अब दोबारा से आप नई टेस्ट ट्यूब पकड़ोगे, उसमें एक्स डालोगे, और अब आप NaH3 डालोगे। अब NH3 के फ्यू ड्रॉप डालने का तो यही मतलब है कि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ही बनाएगा। तो आप क्या करना है, एक्सेस NH3 डालो। अब आपने एक्सेस NH3 जब डाला है उसके अंदर, अब आपने नोटिस किया है कि मेरा प्रेसिपिटेट जो है वो तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, इसका तो सोल्यूशन ही नहीं बन रहा, नो सोल्यूशन, ठीक है, कोई सोल्यूशन ही नहीं बन रहा, अभी भी प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है। अब आप जाके दोबारा देखोगे अपने टेबल पे, एंड यू विल सी कि अगर मेरे पास जिंक होता तो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाता, वो कलरलेस सोल्यूशन देता, पर ये तो इनसॉल्युबल ही रहा, इसका मतलब है ये एल्यूमिनियम है। और आप फिर आंसर में लिख दोगे कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, इस एक्स कंपाउंड जो है वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन है। इस तरह से सोच के काम करना है। अब लेट्स से एक और मैंने टेस्ट ट्यूब लिया है और इसके अंदर मेरे पास एक कंपाउंड Y है, और मैंने इसके अंदर NaOH डाला है, और इसका कलर हो गया एकदम से ग्रीन कलर का। अब मुझे बताओ, अब क्या मुझे पता चल गया कि ये कौन सा है या नहीं? नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि क्रोमियम भी यही रिजल्ट देता है जो आयरन भी यही देता है, दोनों ग्रीन प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। अब क्या किया, मैं इसमें एक्सेस NaOH डालती हूँ, मैंने मजीद NaOH डाला, और ये जो ग्रीन कलर था, अब ये ग्रीन ना रहा, ये डार्क ब्लू बन गया। अब मैं देखूंगी, अच्छा ये डार्क ब्लू बन गया, तो ये डेफिनेटली क्या है, क्रोमियम है। क्या मुझे अब दोबारा NH3 के साथ इसी रिजल्ट को परफॉर्म करने की जरूरत है? नो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया, मुझे पता चल गया कि ये मेरा क्रोमियम है, तो मैं अब आंसर में लिख दूंगी कि Y जो है वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। ओके, तो ये कैटाइंस के टेस्ट थे। अब एनाइंस के टेस्ट ये हैं जो हम लोग AgNO3 के साथ यूज कर रहे होते हैं, HNO3 के साथ यूज कर रहे होते हैं। अब इनको जो है याद करने की भी वही सिमिलर चीज ही है, कि अगर आप याद कर लो तो वो भी ठीक है, ना भी याद करोगे तो आपके पास टेबल है, बट इट वुड बी प्रेफरेबल कि अगर आपने याद किया हो। और ये कुछ है, अब इसका भी टेबल आपके जो एंड पे है वो बना हुआ है, जिसकी वजह से आप देख के बता सकते हो फौरन से पहले कि ओके, हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं या क्रीम प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। क्रीम बन गए ना तो हमें फौरन पता चल गया, ओ ओके ये तो ब्रोमाइड ही है, और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कलर है ना, कलर तो सिग्निफिकेंट रहता है, या ब्राउन बन गया या कोई कलर बन गया तो वो इजी है। अदरवाइज हम उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। ये देखो, और ये गैसेस के टेस्ट है, ये भी लिखे होते हैं कि अगर बर्निंग स्प्लिंट है, तो जैसे ही हमने एक स्प्लिंट को बर्न किया, उसके अंदर से पॉप आवाजें आनी शुरू हो गई, तो दैट मींस इट्स हैज H2। और अगर ऐसे वो रीलाइट कर रहा है बार बार स्प्लिंट, तो इसका मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन है। और अगर वो क्लाउडी होता है या टर्न्स मिल्की, देन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा ना यहाँ पे एक और चीज भी लिखनी होती है, एफरवेसेंस।
ये ज्यादातर यूज होता है। ये स्टेट टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एफर्वेसेंस की, इसको ज्यादातर लिखते हैं एग्जामिनर, तो यही वो मार्किंग स्कीम में भी प्रेफर करेगा अगर आप एफर्वेसेंस मेंशन करोगे। NH3 जो है वो आपके पास वो होते हैं फ्लेम, और उसके ऊपर जब आप अपना लिटमस पेपर डैम्प जो होता है गीला करके, इतना सा पोर्शन आप गीला करते हो डिस्टिल्ड वाटर से, और अब आपने इसको, जब डिस्टिल्ड वाटर नहीं सॉरी, अब आपने इसको अपने कंपाउंड के साथ यहाँ से डैम्प कर लिया, अब आप उसको चेक करोगे तो वो ब्लू कलर का अगर हो गया है तो इसका मतलब है उसके अंदर क्लोरीन है, ओ सॉरी NH3 है। और अगर वो रेड हो जाए और फिर ब्लीच कर जाए, यानी एज इन उसका कलर खत्म हो जाए, तो दैट हैज क्लोरीन। SO2 के भी टेस्ट हैं। ये दीज आर द गैसेस जिनके टेस्ट हैं, जो कि पता होने चाहिए, जो कि अगर अकर हो तो आपको पता चल जाए। तो कुछ ये की पॉइंट्स हैं, आप इसको गो थ्रू करें। H2O2 न्यूट्रल गैस, NH3 अल्कलाइन गैस, CO2 SO2 Cl2 दीज आर एसिडिक गैसेस। ठीक है। H2 जो है वो इंसॉल्युबल है वाटर में, O2 और CO2 जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, Cl2 जो है वो मॉडरेटली सॉल्युबल है। दीज आर द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। ये बर्न करता है, ये हेल्प करता है बर्न करने में, और ये एक्सटिंग्विश करता है। ये दी इनमें डिफरेंस है, ठीक है, इनमें डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस को याद रखना है। फिर हमारे पास लाइम जो होता है वो CaO होता है, लाइम स्टोन जो होता है वो CaOCO3 होता है, लाइम वाटर जो होता है वो CaOH ट्वाइस होता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब अक्सर ऐसे वो लिखा होता है क्वेश्चन में लाइम स्टोन के बारे में ऐसे ही। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइम स्टोन का मेंशन किया तो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। ओके। फिर क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्ट करता है, ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है। अच्छा, अब इनको भी याद करना क्यों जरूरी है, इनके यूजेस याद करने जरूरी है, ये भी पूछे जाते हैं कि ये क्लोरीन कहाँ यूज होगा अगर ब्लीचिंग एजेंट। SO2 कहाँ यूज होता है फॉर फूड प्रिजर्वेशन, या इन पेपर इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये तो हमने पढ़ा था ना रिडॉक्स रिएक्शन में, इफ यू रिमेम्बर। और पीएच जो है वो हमारे एच पॉजिटिव एसिडिटी को शो कराती है, और OH नेगेटिव अल्कलाइनिटी को शो कराती है। और CaO एंड Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या करती है, एसिडिटी ऑफ सॉइल को रिड्यूस कर रही होती है। एंड दैट्स इट। हमने चैप्टर को जो है ओवरऑल एक ब्रीफ और गुड उसकी लुक जो है वो हमने कवर कर लिया, एंड वी आर डन विद इट।